नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। इस पर अदालत ने अब आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। हालांकि सिंह ने कहा कि पोलिंग सेंटर्स 2019 से वोटर्स की बढ़ी हुई संख्या को एडजस्ट कर रहे हैं। ये फैसला करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से सलाह ली जाती है। अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को भी हलफनामे की एक कॉपी देने का निर्देश दिया गया है। इंदु प्रकाश सिंह की ओर से दायर याचिका में अगस्त 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से जारी 2 फैसलों को चुनौती दी गई है। इसमें देश के हर पोलिंग सेंटर में वोटर्स की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। याचिका में सिंह ने तर्क दिया है कि हर पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की संख्या बढ़ाने का निर्णय मनमाना था और किसी भी डेटा पर आधारित नहीं था। याचिका में कहा गया है कि 2011 से जनगणना नहीं हुई है, इसलिए निर्वाचन आयोग के पास वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के लिए कोई नया डेटा नहीं है। लिमिट बढ़ाकर आयोग ने पोलिंग सेंटर्स की ऑपरेशन स्किल से समझौता किया है। कहा गया है कि अगर संख्या बढ़ती है तो लगभग 20% वोटर या तो वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद भी लाइन में खड़े रहेंगे या फिर लंबे इंतजार के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग करना छोड़ देंगे। विकासशील देश या लोकतंत्र में दोनों में से कोई भी बात स्वीकार्य नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर लगातार सियासी हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने सोमवार को एक बार फिर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के आंकड़ों में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी सचिव और बांद्रा ईस्ट सीट पर जी दर्ज करने वाले वरुण सरदेसाई ने चुनाव आयोग से पूछा है कि जब पोस्टल बैलेट में हम 143 सीट पर आगे थे तो ईवीएम की काउंटिंग में महाविकास अघाड़ी 46 पर कैसे आ गई। उन्होंने कहा कि इससे ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका साफ जाहिर होती है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वरुण सरदेसाई ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ईवीएम के मुद्दे को जनता के सामने रख रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिन पोस्टल बैलेट काउंटिंग में आगे थे ईवीएम में वो ट्रेंड बना रहा, लेकिन विधानसभा में ये ट्रेंड नहीं दिखा। महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ और शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के आरोपों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सीपीआईएम के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज में छेड़छाड़ को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इससे पहले कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था और चुनाव आयोग का रुख किया था। 2 दिन बाद ब्रिटास का पत्र सामने आया है। पत्र में ब्रिटास ने वोटिंग के आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। ब्रिटास ने कहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि शाम 5 बजे महाराष्ट्र में 58.22% वोटिंग दर्ज की गई थी और शाम 5 बजे लाइन में लगे वोटरों को शामिल करने के बाद रात 11:30 बजे तक ये आंकड़ा 65.02% हो गया। काउंटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले वोटिंग प्रतिशत 66.05 बताया गया, जो 7.83% की वृद्धि दिखाता है और लगभग 76 लाख अतिरिक्त वोट के बराबर है। उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि 2 चरणों में 1.79 और 0.86% की बहुत कम वृद्धि हुई है। ब्रिटास ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां चुनाव के बाद आंकड़ों में वृद्धि हुई वहां एनडीए की जीत हुई, जबकि झारखंड विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जहां इस तरह की वृद्धि नहीं हुई वहां विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब ये समस्या गांव तक पहुंच गई है। इस बीच सोलापुर जिले के एक गांव में ईवीएम की प्रामाणिकता की जांच के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ग्रामीण जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसलिए कल खुद ही पुनर्मतदान कर रहे हैं। उन्होंने ईवीएम में हुई वोटिंग पर संदेह जताया है। पुणे के मालशिरस तालुका के मरकटवाड़ी के लोगों ने बैलेट से मतदान करके चुनाव आयोग और ईवीएम की परीक्षा लेने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को प्रस्तावित मतदान के गांव ने सरकारी कर्मचारी मुहैया कराने को लेकर मालशिरस तहसीलदार को पत्र भी दिया है। बता दें यहां एनसीपी एसपी के विजेता उत्तम जानकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा के उम्मीदवार राम सातपुते को 1003 वोट मिले हैं, तो वहीं उत्तम जानकर को सिर्फ 843 वोट मिले। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोगों ने सातपुते को उतने वोट नहीं दिए हैं।
फिर भी उन्हें वोट कैसे मिले हैं। इससे पहले 2009, 2014, 2019 के पिछले विधानसभा चुनावों और 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में गांव के 80% वोट जानकर के समूह को मिले थे। जानकर समूह ने अपने खर्च पर गांव में मत पत्रिका यानी बैलेट पर वोटिंग करने का फैसला किया है। इसके लिए इस गांव ने सरकारी कर्मचारी मुहैया कराने को लेकर मालशिरस तहसीलदार को पत्र दिया है। एनसीपी शरद गुट विधायक जितेंद्र आव्हाड ने ईवीएम को लेकर बड़ा घोटाला होने की बात कही। उन्होंने विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम का डेटा नष्ट किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा मतगणना के दौरान दूसरी ईवीएम को दिखाया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। मीडिया से बातचीत में आव्हाड ने कहा कि चुनाव हारे महाविकास अघाड़ी के कई उम्मीदवारों ने दोबारा मतगणना की मांग की है और उसके लिए निर्वाचन आयोग को प्रति ईवीएम 46,000 रुपए का भुगतान किया गया है, लेकिन ईवीएम के भीतर दर्ज जानकारी नष्ट कर दी गई है। इसके साथ ही आव्हाड ने बताया कि 2019 से 2024 के बीच 5 लाख नए वोटर रजिस्टर हुए, जबकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा और हाल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 46 लाख नए वोटर रजिस्टर किए गए। उन्होंने सवाल किया कि जब 5 साल में सिर्फ 5 लाख वोटर बढ़े तो 6 महीने में 46 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत हासिल हुआ है। इस बहुमत की वजह से विपक्षी खेमे के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसी कड़ी में अब अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पवार गुट के नेता युगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जाँच की जाए। उनकी तरफ से बतौर फीस चुनाव आयोग को 8.96 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं। अब जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी को ईवीएम का सत्यापन करवाना था तो चुनाव परिणाम आने के 7 दिनों के भीतर आवेदन देना था। इसी वजह से जिले भर के कई उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए आवेदन दाखिल किया था। बताया गया है कि सामूहिक रूप से 66.64 लाख रुपए भी दिए गए हैं। समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कुछ गाइडलाइंस सेट कर रखी हैं। उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं वो अपने इलाके की 5% ईवीएम मशीनों के माइक्रो कंट्रोलर की जाँच करवा सकते हैं। अब इस मामले में क्योंकि बारामती सीट से अजित पवार ने चुनाव लड़ा और एक प्रचंड जीत दर्ज की, पवार गुट के नेता ने उस पर सवाल उठा दिए हैं। अब उनकी जांच पर ईवीएम का सत्यापन तो होगा, लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि निष्कर्ष क्या रहता है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल है। बीजेपी ने राज्य में विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। ये दोनों नेता मुंबई पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेकर नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाएंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित होगा। शाम 5 बजे होने वाले समारोह से पहले 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभावित है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे तो महायुति के लिए शानदार आए। नतीजे आए करीब 10 दिन का समय होने वाला है और सरकार गठन की बात तो दूर, राज्य की कमान किसके हाथ में होगी ये तक अभी तय नहीं हो पाया है। इसी बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज की सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार सरकार गठन को लेकर बीजेपी के आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग की खबरों को खारिज कर दिया। सांसद ने इसे निराधार अफवाह बताया और कहा कि वो महाराष्ट्र में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे के 1 सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हो पाई है। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने कहा है कि रिजल्ट आने के बाद लंबे समय तक सरकार नहीं बनना महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने 5 नवंबर की शपथ घोषित करने पर भी आपत्ति जताई। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि बिना सरकार गठन का दावा किए कोई पार्टी शपथ ग्रहण की डेट का ऐलान कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति विपक्षी दलों के साथ होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका होता। ऐसा लगता है कि नियम कानून विपक्षी दलों पर ही लागू होते हैं।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में आने के बाद विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चुनावी नतीजों को लेकर विपक्षी दल आक्रामक दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के नेता इसे लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में राज्य में हुए चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट का रुख करेंगे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा हारे हुए उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस दौरान वो वीवीपैट की जांच और ऑडिट करने की मांग करेंगे। बता दें कि विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार के गठन से पहले एकनाथ शिंदे नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पहली बार स्वीकार किया है कि शिंदे कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उन्हें अपने भविष्य के पद को लेकर अनिश्चितता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे से उनकी बात हुई है और वो किस बात से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा वो पूर्णतः नाराज नहीं हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद केवल अगले कार्यकाल को लेकर उन्हें कुछ चिंता है। हालांकि उनका मत है कि महायुति की सरकार का गठन होना चाहिए और विकास कार्यों को गति देने के लिए काम करना जरूरी है। रामदास अठावले ने एकनाथ शिंदे को लेकर खुलासा किया। उन्होंने महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे संभवतः उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वो महायुति के अध्यक्ष बन सकते हैं। गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में वो सरकार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें महायुति का अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो भी निर्णय होगा वो सभी को स्वीकार होगा। ये बात शिंदे ने खुद कही है। वो समझते हैं कि बीजेपी ने बहुत सीटें जीती हैं। एकनाथ शिंदे ने उत्कृष्ट काम किया है और वो बेहतरीन व्यक्ति हैं। हमारा मानना है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का निर्णय सर्वमान्य होगा। उन्होंने आगे कहा कि चाहे एकनाथ शिंदे का नाम आए या देवेंद्र फडणवीस का, दोनों ही योग्य हैं। यूपी में हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा को 9 सीटों में से केवल 2 सीटें ही मिली हैं, लेकिन अब उसकी नजर मिल्कीपुर पर है। वो अब मिल्कीपुर में बीजेपी से बदला लेने की बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है। ये सीट उसके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। हालांकि भाजपा की मजबूत तैयारियों के चलते सपा के लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई है। चुनाव आयोग किसी भी समय मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। ये चुनाव बटेंगे तो कटेंगे बनाम पीडीए के मैदान में लड़ा जाएगा। कटेहरी और कुंदर की दोनों सीटों पर मिली करारी हार के बाद सपा के लिए पीडीए को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है। नई रणनीति के तहत सपा ने बूथ प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और पिछली हार से सीख लेते हुए अपनी पूरी ताकत बूथ स्तर पर लगाने की तैयारी कर ली है। सपा ने पहले ही अजित प्रसाद को प्रत्याशी घोषित कर रखा है, जो सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं। फैजाबाद से सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद इसी सीट के विधायक थे। इसलिए न सिर्फ सपा बल्कि स्वयं अवधेश प्रसाद के लिए अपने पुत्र की जीत महत्वपूर्ण है। भारत अब उन देशों में है जहां जनसंख्या वृद्धि में गिरावट देखी जा रही है। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रतिक्रिया देते हुए लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। मोहन भागवत के बयान पर अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बेरोजगारी की ओर इशारा किया तो एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मोहन भागवत ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के अकाउंट में 1500 रुपए देंगे। ओवैसी ने कहा कि पिछले 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि मुल्क में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए, मगर अब मोहन भागवत खुद ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। बताइए मोहन भागवत, आप कब शादी कर रहे हैं? सोमवार को अपनी कई मांगों को लेकर किसान संगठन दिल्ली की पूर्वी सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने की व्यवस्था के तहत सीमाओं को बंद कर दिया है और बैरिकेड्स लगा दिए हैं। प्रदर्शन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान दिल्ली से ही हो सकता है, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। ये प्रदर्शन किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हो रहा है। राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों के बारे में भी बताया और कहा कि किसान भूमि अधिग्रहण के मामले में उचित मुआवजा, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी और बकाया भुगतान जैसी मांगों के समाधान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को नसीहत देते हुए कहा है कि उनके प्रदर्शन से आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान हाईवे भी जाम नहीं होने चाहिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को नसीहत दी। इसमें लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने को कहा गया है।
कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा न होने दें। संसद के शीतकालीन सत्र में उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्वतखोरी मामले को लेकर विपक्ष भट गया है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर सोमवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक थी, लेकिन इसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस चाहती है कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग पर सदन पर चर्चा हो और ऐसा न होने पर कार्रवाई स्थगित हो रही है, जबकि टीएमसी इसके खिलाफ है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी इस सत्र में बंगाल से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें केंद्र से बकाया राशि रोके जाने का मामला शामिल है। बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल के लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, हमें जिन्होंने सत्ता दिलाई है हम उनको प्राथमिकता देंगे, हम किसी और मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार ने विपक्ष को तोड़ने में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। टीएमसी ने अडानी और मोदी से डील कर ली है क्या? शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अकाली सरकार के दौरान हुई सभी गलतियों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सुखबीर बादल और अन्य अकाली नेताओं को धार्मिक सजा का ऐलान किया गया है। सुखबीर सिंह बादल 5 गुरु घरों के बाहर हाथ में भाले लेकर सेवादार की सेवा करेंगे। यह सेवा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी। इसके बाद 1 घंटे तक लंगर में झूठे बर्तन को साफ करेंगे। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल कीर्तन सुनेंगे और सुखमनी साहिब का पाठ करेंगे। धार्मिक सजा के तौर पर सुखबीर सिंह बादल सहित कोर कमेटी मेंबर और साल 2015 में कैबिनेट मेंबर रहे नेता 3 दिसंबर को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक वॉशरूम साफ करेंगे, जिसके बाद नहाकर वो लंगर घर में सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की पुलिस ने गूगल को एक नोटिस जारी किया है। पुलिस ने गूगल के अधिकारियों से पूछा है कि जिस पुलिस का रास्ता बंद था और अधूरा था उसे गूगल मैप पर कैसे सही दिखाया गया। इस गलती के कारण 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने गूगल मैप को ईमेल भेजकर नोटिस दिया है और जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। दरअसल कुछ दिन पहले कार सवार 3 लोग गूगल मैप के सहारे बरेली जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार एक अधूरे पुल पर चढ़ गई। चूंकि ब्रिज आगे नहीं बना था, इसलिए चलती कार ब्रिज से नीचे गिर गई। करीब 50 फीट ऊंचे ब्रिज से गिरने के बाद कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चकनाचूर कार से खून से लथपथ शवों को बाहर निकाला गया था। मुड़ा गांव के पास रामगंगा पर अधूरा पुल होने से रास्ता बंद था। इसके बावजूद मैप पर सुचारू दिखा रहा था। ऐसे में युवकों ने रामगंगा नदी पर बने अधूरे पुल पर कार चढ़ा दी, लेकिन पुल अधूरा होने के कारण कार नीचे जा गई। घटना ने गूगल मैप की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना पर बयान जारी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक आज अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय परिसर में घुसपैठ की घटना बेहद दुखद है। किसी भी परिस्थिति में राजनयिक और वाणिज्य दूतावास की संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बयान के अनुसार सरकार नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश में उनके उप या सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर वहां पर शांति सेना भेजे जाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के मुताबिक अगर भारत वहां पर शांति सेना भेज सकता है तो मैं केंद्र सरकार से ऐसा करने की अपील करती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश में शांति सैनिक भेजने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से बात करनी चाहिए। इसके साथ ही ममता ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर अत्याचार का सामना कर रहे भारतीयों को वापस लाना चाहिए। भाजपा ने कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पाटिल को जारी नोटिस में कहा गया है कि राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आपके निरंतर हमले और पार्टी निर्देशों की अवहेलना की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आप राजनीतिक और सार्वजनिक महत्व के सभी मामलों पर
पार्टी के आधिकारिक रुख के विपरीत सार्वजनिक बयानबाजी सामने आई है। पार्टी विरोधी रुख अपनाने की खबरें मीडिया के साथ साथ विभिन्न पार्टी मंचों पर भी आ रही हैं। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि अतीत में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी करने और आपके द्वारा अच्छे आचरण के आश्वासन के बावजूद अनुशासनहीनता के कार्य बिना रुके जारी हैं। आपकी वरिष्ठता और पार्टी में लंबे समय से आपकी उपस्थिति को देखते हुए केंद्रीय अनुशासन समिति ने आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत स्पष्टीकरणों पर नरम रुख अपनाया। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने सोमवार 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में राज्यों को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के प्रावधानों का पालन करने और 1991 अधिनियम के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं या मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने वाले अदालतों के किसी भी आदेश को लागू न करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मथुरा, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ, मध्य प्रदेश के धार और उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिदों और दरगाहों के सर्वेक्षण के लिए जारी आदेशों की वैधता पर सवाल उठाए। वहीं प्रमुख रिटायर्ड सिविल सेवकों, राजनयिकों और सार्वजनिक हस्तियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उनसे भारत में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को तुरंत संबोधित करने का आग्रह किया गया है। पत्र पर 17 हस्ताक्षरकर्ताओं में योजना आयोग के पूर्व सचिव NC सक्सेना, नजीब जंग, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल SY कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, यूके में पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी और लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह और अन्य शामिल हैं। यूपीएससी वाले फेमस टीचर अवध ओझा ने राजनीति में एंट्री कर ली है। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने अवध ओझा को लेकर ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने महाकुंभ के लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया है। इस जिले को महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 से बढ़कर 76 हो गई है। गौरतलब है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को आधिकारिक तौर पर माफी दे दी है। उनके बेटे हंटर को 2 आपराधिक मामलों में दोषी पाया था। एक बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके बेटे को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने पदभार संभाला, मैंने कहा था कि मैं न्याय विभाग के फैसलों में दखल नहीं दूंगा और मैंने अपना वादा निभाया। भले ही मैंने देखा कि मेरे बेटे को अनुचित तरीके से अभियोजन का सामना करना पड़ा। बता दें, हंटर बाइडेन ने सितंबर में टैक्स चोरी के केस में अपराध स्वीकार किया था। इसके जून में हंटर को एक अवैध तरीके से बंदूक रखने के आरोप में दोषी पाया गया था। जो बाइडेन का यह फैसला उनके पहले के बयान से उलट है। सितंबर 2024 में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन अपने बेटे के अपराधों को माफ नहीं करेंगे। जो बाइडेन के अपने बेटे हंटर बाइडेन को माफी देने पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल में लिखा कि क्या जो बाइडेन की ओर से हंटर को दी गई माफी में 6 जनवरी के बंदियों को भी शामिल किया गया है जो सालों से जेल में बंद हैं। ये साफ तौर पर न्याय का दुरुपयोग है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।